हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग लेसन फर्स्ट पढ़ रहे थे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा था और अब उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। उसमें क्या क्या बचा हुआ है वो सारे टॉपिक को आज पढ़ते हैं। कुछ टॉपिक बच भी जाएगा, लेकिन आज जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी और उसके साथ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और उसके बाद फिर अगले क्लास में बाकी जो टॉपिक बचेगा वो कर लेंगे और फिर आपका चैप्टर खत्म ही होने वाला है जल्द से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। टॉपिक का नाम है द्रव्य तरंगे और डी ब्रोगली तरंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आएगा, तो आप इसको ध्यान से समझोगे। द्रव्य तरंगे, द्रव्य नॉट द्रव, द्रव जिसको इंग्लिश में लिक्विड बोला जाता है, जैसे पानी हो गया, वो सब वो नहीं। द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है। पदार्थ का एक नया नाम, एक नया रूप है, एक नया नाम है द्रव्य, है ना। तो यहाँ द्रव नहीं लिखा हुआ है, द्रव्य लिखा हुआ है। द्रव्य तरंग, जिसको इंग्लिश में मैटर वेव्स कहते हैं, क्योंकि मैटर यानी पदार्थ, तो द्रव्य एक पदार्थ ही है, सिर्फ नाम अलग तरह से लिखा गया है। और डी ब्रोगली तरंग यानी एंड डी ब्रोगली वेव्स, यानी द्रव्य तरंगे और डी ब्रोगली तरंगे, मैटर वेव्स एंड डी ब्रोगली वेव्स, ये आपको थ्योरी पढ़ना है आज। चलो ये है क्या वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमको पहले के कुछ टॉपिक पे चलना होगा। जब हम लोग लाइट पढ़ रहे थे तो लाइट में बताया गया था कि लाइट के रिफ्लेक्शन का थ्योरी यानी कि परावर्तन, ध्यान से समझना, परावर्तन, रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन, ये सब आपने पढ़ा था। सबका चैप्टर अलग अलग चैप्टर ही आपने पढ़ा था। विवर्तन और पोलराइजेशन यानी ध्रुवन, ठीक है। ये आपने 5 लाइट का थ्योरी पढ़ा था ऑप्टिक्स में, आपने 5 थ्योरी पढ़ा था। और इस थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि इस पांचों थ्योरी को एट अ टाइम एक ही बार में अगर एक्सप्लेन करना हो कोई एक मेथड से, तो फिर हम लोग लाइट को कॉर्पस सेल्स न मान के, कॉर्पस सेल्स यानी कणिका, कॉर्पस सेल्स न मान के हमने वेव्स माना। हाइगेंस ने हम लोगों को वेव्स मनवाया, वेव ही लिख देते हैं, वेव यानी तरंग। कॉर्पस सेल्स यानी कि कणिका न मान के उसको माना गया वेव यानी तरंग। और वेव थ्योरी के आधार पर, हाइगेंस के वेव थ्योरी, और फिर यंग भी वैज्ञानिक आए थे, हालांकि मेन तो तरंग के ही बेस पे बना था। तो वेव थ्योरी, चाहे वो हाइगेंस दिए फिर या उसके बाद यंग उसको चीज़ को आगे बढ़ाए, था तो वो वेव थ्योरी ही। तो वेव थ्योरी यानी तरंग सिद्धांत के आधार पर लाइट के इन फिनोमिनन को तो एक्सप्लेन कर दिया गया। लेकिन जब हम लोग वापस मॉडर्न फिजिक्स में आए, और मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिनन पढ़ रहे थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। कुछ दिन पहले ही पढ़े थे ये। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या था कि किसी मेटॉलिक सरफेस पे यानी धात्विक सतह पे प्रकाश के आपतन से फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर बाहर आ जाते हैं, यानी एमिट हो जाते हैं। इस घटना को वो प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, ये फिनोमिनन। तो ये तो आपने पढ़ा था। लेकिन जब ये थ्योरी पढ़ाया गया था, याद करो, मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी जब आया, इस थ्योरी में मैक्स प्लांक का क्वांटम थ्योरी है ना, क्वांटम सिद्धांत, उसमें ये फाइनली डिसीजन लिया गया कि लाइट जो होते हैं वो किस रूप में चलते हैं, तो फोटोन के रूप में। फोटोन, एनर्जी ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिसको फोटोन, क्वांटम नाम रखा गया था, क्वांटम, और उसका प्लूरल हो गया क्वांटा, ठीक है। और उसी क्वांटम के, एक क्वांटम के एनर्जी को फोटोन नाम दिया गया था। और इस फोटोन को एक कण माना गया था, पार्टिकल, है ना, कि एक कण है जिसके पास एनर्जी का भंडार है, ठीक है। तो लाइट के इन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, लाइट को वेव नेचर दिया गया कि लाइट के पास वेव नेचर है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा फिनोमिनन भी आया, ये वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि यहाँ पे लाइट को वापस पार्टिकल नेचर भी दिया गया। क्योंकि जब न्यूटन आए थे तो पार्टिकल नेचर ही बताए थे, लेकिन ये सिर्फ 2 एक्सप्लेनेशंस कर पाए थे फिनोमिनन, और कुछ गलतियां भी उन्होंने बताया था। लेकिन वेव थ्योरी पे ये तो हुआ, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो फिर बोला गया कि ये पार्टिकल के रूप में भी बिहेव करता है। तो फाइनली डिसीजन लिया गया कि लाइट
वेव थ्योरी के बेस पे लाइट के बहुत सारे फिनोमिनन को तो एक्सप्लेन किया ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी फिनोमिनन होते हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको वेव थ्योरी पे न एक्सप्लेन करके उसको पार्टिकल थ्योरी पे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो इस आधार पर बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो थे, जितने भी फिजिस्ट लोग थे, उन्होंने मिलकर एक ये लगाया, एक विचार लिया और ये बताया कि हम मान सकते हैं ऐसा कि लाइट हैव डुअल नेचर या रेडिएशन हैव डुअल नेचर। और यही तो आपका चैप्टर भी था, चैप्टर का नाम, ये जो आपका लेसन चल रहा है इसका नाम भी था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि रेडिएशंस का और मैटर का डुअल नेचर होता है। तो आप एक चीज़ तो समझ गए कि रेडिएशंस का डुअल नेचर होता है क्योंकि वो वेव थ्योरी के बेस पे भी काम कर रहा है, पार्टिकल थ्योरी के बेस पर भी काम कर रहा है। तो रेडिएशन चाहे कोई भी हो, लाइट हो या अनदर कोई भी रेडिएशन हो, वो सारे के पास डुअल नेचर है। डुअल नेचर यानी द्वैत गुण, दोनों तरह के गुण है। कुछ कंडीशंस के लिए वेव थ्योरी भी सही है, कुछ कंडीशंस के लिए पार्टिकल थ्योरी भी सही है, तो दोनों नेचर मान लिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप थ्योरी समझ गए कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, ठीक है, यानी द्वैत गुण, यानी ये पार्टिकल और वेव थ्योरी दोनों के बेस पे एक्सप्लेन होता है। और इसी चीज से इंस्पायर्ड हो गया, यानी ये जब फिनोमिनन, जब लाइट के ऐसे थ्योरी को उन्होंने देखा कि लाइट के पास डुअल नेचर है या रेडिएशंस के पास डुअल नेचर है, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने इस चीज से इंस्पायर्ड होकर 1924 ईस्वी में, यानी 1924, 1924 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुइस डी ब्रोगली। लुइस डी ब्रोगली, ठीक है, ध्यान से समझना। लाइट के जब इस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन हो गया कि इसके पास डुअल नेचर है, तो इसी चीज से इंस्पायर्ड होकर 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने यह बताया कि जैसे रेडिएशंस के पास डुअल नेचर होता है, उसी तरह मैटर वेव्स के पास, मैटर के पास भी डुअल नेचर होता है। मैटर मतलब पदार्थ, पदार्थ यानी मैटर के पास भी डुअल नेचर, पदार्थ के पास भी द्वैत गुण होता है। और वो थ्योरी, इसका पूरा डिटेल्स आप आगे चल के पढ़ोगे ग्रेजुएशंस वगैरह में, जब आप और भी ऊंचे लेवल पे जाओगे, हाई लेवल पे। तो अभी इसके बारे में नॉर्मली कुछ जानना है और वेवलेंथ का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जितना आपके सिलेबस में हम आपको उतना ही बता रहे हैं कि इस चीज से इंस्पायर्ड होकर 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके आधार पर यह पता चला कि जिस तरह से रेडिएशंस के पास डुअल नेचर होते हैं, जिस तरह से विकिरण के पास द्वैत गुण होते हैं, उसी प्रकार से मैटर यानी पदार्थ के पास भी डुअल नेचर होते हैं, द्वैत गुण होते हैं। और उन्होंने बताया कि कब ये दूसरा गुण आता है, जैसे अगर कोई मैटर आपने लिया, कोई भी मैटर यानी पदार्थ, तो ये इसके अंदर का जो पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, ये ऑलरेडी पार्टिकल तो है ही, कण तो है ही, ये तो कण के रूप में बिहेव करेगा क्योंकि ये पार्टिकल से ही तो मिलके बना है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक नया थ्योरी ये दिया कि अगर कोई किसी मेथड से या कोई भी कारण, कुछ भी कारण रहा हो, चाहे वो नेचुरल इफेक्ट रहा हो या आर्टिफिशियल इफेक्ट यानी कि वो प्राकृतिक घटना या प्राकृतिक प्रभाव रहा हो या कृत्रिम प्रभाव, मानव निर्मित प्रभाव रहा हो, किसी भी चीज के कारण, या हम करवाए या नेचर करवाए, किसी भी कारण से अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मोशन में आ जाए, मोशन यानी गति में सारा, ठीक है, तब ये जो इसको हम पार्टिकल के रूप में एक्सप्लेन न करके वेव के रूप में, तरंग के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। इन्होंने ये अपने थ्योरी में बताया। क्यों? फिर से वापस मैटर्स के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब तो पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल नेचर तो है उसके पास क्योंकि पार्टिकल से ही मिल के बना है। लेकिन उन्होंने एक नया थ्योरी इसमें ये जोड़ा कि अगर यही पार्टिकल्स अगर मोशन में आ जाए, गति में, ठीक है, तो ये जो है वो एक वेव के फॉर्म में बिहेव करता है। आगे चल के हम आपको दूसरे या तीसरे चैप्टर में या चौथे चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताएंगे, जहाँ पे ये चीज़ का एक्सप्लेनेशन और अच्छे से किया जाएगा। रेडियो एक्टिविटी यानी जिसको हिंदी में भी रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता कहा जाता है, ठीक है। तो वेव अगर गति में है तो वो वेव के रूप में बिहेव करता है। यही बताया गया 1924 में लुइस डी ब्रोगली के द्वारा, जो इस थ्योरी से उन्होंने इंस्पायर्ड हुआ। इस तरह से ये पता चला कि जिस तरह से रेडिएशंस के पास डुअल नेचर है, विकिरण के पास द्वैत गुण है, उसी तरह मैटर्स के पास भी डुअल नेचर है, पदार्थ के पास द्वैत गुण है। और इस चैप्टर का भी तो नाम यही है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी पदार्थ, विकिरण और पदार्थ का द्वैत गुण।
तो विकिरण का तो द्वैत गुण हो चुका था और पदार्थ का भी यहाँ पे द्वैत गुण हो गया, यानी डुअल नेचर आ गया। तो ये लुइस डी ब्रोगली का कहना था कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, आप टॉपिक समझ गए। अब इस सारे टॉपिक को, ये आप टॉपिक का नाम लिख के इसके बारे में कैसे कैसे क्या लिखना है वो सारा आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है। यहाँ से आप इसको मेंशन अपने बुक कॉपी में उतार लो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सारे के लिए शो कर रहा है। तो फाइनली आपने वो उतार तो लिया, आप कॉपी पे अपना लिख भी लिए। अच्छा, इसमें एक और बात हम आपको बताना ये भूल गए कि जैसे कि अगर ये पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव कर रहा है, मोशन के कारण अगर ये वेव के फॉर्म में बिहेव कर रहा है, तो इस समय इस वेव का अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मोशन के फॉर्म में है तो ये वेव नेचर के फॉर्म पे है, यानी इसको हम वेव नेचर पे डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और इस वेव का यहाँ पे एक नया नाम दिया गया है, नया नाम, यानी हम इसको सिर्फ वेव ना बोल के मैटर वेव, वेव्स हो गया तो बहुत सारा, वेव को मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव कहेंगे, क्योंकि डी ब्रोगली साइंटिस्ट इसको खोज किए थे तो उनके सम्मान पे डी ब्रोगली वेव भी बोला जाता है, यानी हिंदी में द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे। यानी समझ गए, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेस्ट में है, नॉर्मली फॉर्म में है, वो पार्टिकल के तो रूप में होगा ही, लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मोशन के फॉर्म में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो वो ऐसे नहीं, आप उसको वेव मानोगे, वेव नेचर मानोगे, तभी वो एक्सप्लेन होगा, ऐसा लुइस डी ब्रोगली का कहना था। और जब हम इसको वेव के फॉर्म में माने तो वो जो वेव है उस वेव का नाम रखा गया मैटर वेव, यानी द्रव्य तरंगे, या डी ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली तरंगे। ठीक है, ये आप समझ गए, आपने सारा चीज़ लिख लिया। अब चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्या वो समझ लो। जब आपने द्रव्य तरंगे पढ़ा या डी ब्रोगली तरंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मोशन में है, अगर वो वेव के फॉर्म में काम कर रहा है तरंग के रूप में, तो और उस तरंग का नाम ये रखा गया, तो उस तरंग का तरंगदैर्घ्य होगा, यानी उस वेव का कोई ना कोई कुछ ना कुछ वेवलेंथ रहा होगा। तो उस वेवलेंथ का वैल्यू हमको पता करने के लिए अगर किसी मैटर से अगर ये मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव्स आ रहे हैं, निकल रहे हैं, प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, उसका एक फॉर्मूला चाहिए हमें, कि उस फॉर्मूला के बेस पर हम यह पता कर सके कि हाँ इसका तरंगदैर्घ्य इतना हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत चीज़ पता करने के लिए। ठीक है, तो चलो वो थ्योरी पढ़ते हैं क्या है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नया कुछ नहीं है, बस वही है जो आपने मैटर वेव्स पढ़ा या डी ब्रोगली वेव्स, उसका हमको वेवलेंथ निकाल लेना है। हमने लिखा है वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, यानी द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य, या डी ब्रोगली तरंगों का तरंगदैर्घ्य भी बोल सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव्स। ठीक है, चलो देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले मानते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे आप समझना, माना कि, ठीक है, फोटोन की ऊर्जा, ऐसे मानने की तो ज़रूरत नहीं है, फोटोन की ऊर्जा तो आपको पता है। ठीक है, लेट, इंग्लिश वाले के लिए, लेट एनर्जी ऑफ फोटोन इज, ठीक है, क्या क्या मानते हैं, तो E इक्वल टू एच नो, मानने की जरूरत नहीं, ऐसे तो फ्रीक्वेंसी ये पता ही है वैल्यू, लेकिन चलो यहाँ पे मान लिए और इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये तो आपको पता है, आपने मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी में ही ऐसा पढ़ा है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, फिर से मानते हैं, माना कि एक फोटोन, कोई एक फोटोन मान ले, और उस फोटोन की द्रव्यमान, फोटोन का द्रव्यमान ए में है। ठीक है, तब आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार, ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा फॉर्मूला है ये। ठीक है, लेट इंग्लिश में लिख ले पहले, लेट मास ऑफ अ फोटोन इज m, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टीन, ठीक है, यानी कि ये तो आप समझ रहे हो, ये बराबर एच नो। हमने माना है कि जो फोटोन, रेडिएशंस के पास जो फोटोन होते हैं, यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है जिसके पास पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, तो उसका हम मास मान लेते हैं m। ठीक है,
तो आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी यानी आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार ई का वैल्यू mc² हो जाएगा। ये पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा फॉर्मूला इसलिए माना जाता है कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ दो चीज़ है। अगर माना जाए, देखा जाए तो इस पूरे यूनिवर्स में दो चीज़ के अलावा कुछ नहीं है, और वो है क्या क्या, तो आप समझ सकते हो क्या क्या है। बताए थे पहले, रेडिएशन एंड पार्टिकल्स, सब दो ही चीज़ है, रेडिएशन एंड पार्टिकल्स। रेडिएशन यानी विकिरण और पार्टिकल यानी कण। रेडिएशंस के पास एनर्जी होते हैं यानी ऊर्जा, और पार्टिकल के पास मास होते हैं यानी द्रव्यमान। इस पूरे ब्रह्मांड में यही दो चीज़ है। जैसे हम लोग के पास मास है, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस ले लो वो एक पार्टिकल है, हम भी पार्टिकल ही हैं। इस पूरे यूनिवर्स में हम और आप क्या है, एक छोटे से पार्टिकल के भी समान है, या उससे भी छोटा आप मान लो। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो हर एक चीज़ पार्टिकल्स, और उसके पास मास है और एनर्जी, रेडिएशंस के पास एनर्जी है, और मास और एनर्जी कन्वर्ट होते हैं। एनर्जी मास में चेंज होता है और मास एनर्जी में चेंज होता है। और इसके लिए आइंस्टाइन एक फॉर्मूला दिए है, E = mc², जहाँ E एनर्जी, m मास और c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसका वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो ये तो कांस्टेंट हो गया। और m और c में m पता हो तो E निकल जाएगा, E पता हो यानी m, यानी मास पता हो एनर्जी निकल जाएगा, एनर्जी पता हो मास। और इस पूरे यूनिवर्स में दो चीज़ है, रेडिएशन एंड पार्टिकल, यानी एनर्जी एंड मास। और उस एनर्जी और मास को ही आपस में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला जब जनरेट हुआ, तो इस पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, नो डाउट। ठीक है, तो आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार E = mc² और E = hν होता है। तो इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब जो बच्चा इंग्लिश वाला होगा इंग्लिश लिख लेगा, हिंदी वाला वो हिंदी लिख लेगा। ठीक है, ध्यान से समझना। इक्वेशन 1 और 2 के अनुसार E = hν और E = mc², तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी mc² = hν लिख सकते हैं। समझ रहे हो, जब E का ही वैल्यू इतना है और E का ही वैल्यू इतना है, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो इसके बराबर ये लिखो या इसके बराबर ये लिखो, कोई भी चल सकता है। अच्छा, mc² में हम mc = hν/c लिख सकते हैं। अरे यहाँ 2c है ना, c², तो एक c को उधर लेके चल गया, तो उधर जाके डिवाइड में हो गया। ठीक है, अच्छा, आपने संवेग पढ़ा होगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। संवेग यानी मोमेंटम पढ़े थे, मोमेंटम = मास × वेलोसिटी, यानी संवेग = द्रव्यमान × वेग। और आपने इसको इंडिकेट किया था P से, सूत्र होता था P = mv, 11 में आपने पढ़ा था, ऐसे भी आप बहुत जगह पढ़े होंगे, P = mv। तो यहाँ पे mv ना होके mc है, क्या दिक्कत है? m से मास होता है तो यहाँ भी मास है, और v से वेलोसिटी यानी वेग, तो ये भी तो वेलोसिटी ही है, लाइट का वेलोसिटी है वैक्यूम में, तो c भी तो एक तरह का वेग ही है। तो द्रव्यमान गुने वेग यहाँ पे भी है, तो इसको भी आप संवेग ही लिख सकते हो। समझ रहे हो बात? चूंकि P = mc, ठीक है, जहां P संवेग है, फोटोन का संवेग मान लेता है, ठीक है, यानी वेयर P इज अ मोमेंटम। समझ रहे हो ना बात? तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इस mc को हम P लिख सकते हैं = hν/c। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको mc को हम P लिख सकते हैं, क्योंकि P = mv होता है, यानी मास × वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग। तो मास × वेलोसिटी, वेलोसिटी ही तो है, लेकिन लाइट का वेलोसिटी है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो P = hν/c। अच्छा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था nu = c/λ, हमने पिछले थ्योरी में इसको प्रूव भी किया था। ठीक है, तो इसीलिए P = h/c, देखो ये nu = c/λ होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, h और c को लिखा और nu को साइड में लिख के, और nu का वैल्यू डाल देते हैं c/λ, तो c से c कैंसिल, तो P = h/λ, तो λ इसको यहाँ कर देंगे, P को यहाँ, λ = h/p।
हमको लेमडा ही तो निकालना है, क्योंकि वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य को लेमडा से इंडिकेट किया जाता है। अभी पूरा ये थ्योरी नहीं आया, हम लोग इतना तक एक्सप्लेन कर चुके हैं कि लेमडा बराबर h/p, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, क्योंकि ऑलरेडी 2 इक्वेशन मान चुके थे, फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ थर्ड होगा या कुछ और मान सकते हो। तो यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को आप सबसे पहले क्या करना है, इसमें कुछ ऊपर वगैरह में लिखना नहीं, इस टॉपिक का नाम लिखना और जैसे है वैसे उतार देना। तो पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक के टॉपिक को आपने लिख लिया, लास्ट हमने ये थ्योरी छोड़ के रखा है क्योंकि अब इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला लगभग प्रूफ हो ही चुका है, अब आगे चलते हैं। मानते हैं, माना कि यदि एक कण, ठीक है, जिसका द्रव्यमान m तथा यह v वेग से गतिमान हो, यानी लेट इफ अ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास m and move with velocity v, then तब, यानी मैंने माना कि एक छोटा सा कण है और उसका द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान का यानी m मास का एक कण है, और वो v वेग से गति कर रहा है, v वेग से मोशन में, वेलोसिटी उसका v है। तो इसीलिए सो p इक्वल टू एम भी हो जाएगा, यानी मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सो लेमडा इक्वल टू h अपॉन p है, तो लेमडा इक्वल टू h अपॉन m भी हो जाएगा छोटे से पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। समझ रहे हो बात, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन थर्ड से लेमडा बराबर h अपॉन m भी। अच्छा, h तो प्लांक कांस्टेंट है ना, जिसका वैल्यू 6.6262 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, आपने पढ़ा था मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी में। m तो मास तो दिया हुआ रहेगा, v वेलोसिटी, तो p लेमडा बराबर h/m भी क्या है, p का वैल्यू, और p क्या है, संवेग यानी मोमेंटम, यानी लेमडा किस पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम पे, संवेग पे, है ना। यानी कि जो वेवलेंथ है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, ये डी ब्रोगली का वो वैल्यू निकल चुका है, इसी के बेस पर हम थोड़ा सा और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि वेवलेंथ जो है यानी तरंगदैर्घ्य जो है वो संवेग पे यानी मोमेंटम पे डिपेंड करता है। m तो खैर फिक्स हो जाएगा, लेकिन v चेंज हो सकता है। तो जब p बराबर m भी फॉर्मूला है, m फिक्स रहे, v जब चेंज होगा तो p चेंज होगा, यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि p पे ही डिपेंड करता है लेमडा, यानी अतः तरंगदैर्घ्य कण के संवेग पर निर्भर करता है, और वो भी निर्भर अगर करता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। अगर एम भी का वैल्यू बढ़ जाए यानी संवेग का वैल्यू बढ़ जाए तो लेमडा घट जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू अधिक होने के लिए संवेग कम से कम होना चाहिए, और यानी कि लेमडा के वैल्यू को अधिक होने के लिए संवेग को कम होना चाहिए। और संवेग कम कब होगा, तो p बराबर एम भी फॉर्मूला, तो m तो फिक्स है, v का वैल्यू अगर कम रहेगा, m तो फिक्स है ना, m का वैल्यू मान लो 5 फिक्स रहेगा हमेशा, लेकिन v का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वेग बढ़ सकता है, घट सकता है। तो वेग का अगर वैल्यू पहले 1 है और बाद में अगर 2 हो जाए तो पहले रिजल्ट 5 है, बाद में 10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बढ़ा कि ये वैल्यू, तो ऑलरेडी ये वैल्यू बढ़ा, तो लेमडा के अधिक होने के लिए p का वैल्यू कम होना चाहिए, यानी p का वैल्यू कम होना चाहिए, ये वाला p का वैल्यू कम कब होगा, जब v का वैल्यू कम होगा। यानी कि अगर v का वैल्यू कम है, वेग कम है, पार्टिकल जितना कम वेलोसिटी से मूव करेगा उसका मोमेंटम उतना कम होगा, संवेग कम, तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ज़्यादा वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी संवेग, वेवलेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में है। तथा तरंगदैर्घ्य कण के संवेग पर निर्भर करती है, हेंस वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मोमेंटम। ये तो लिखने का जरूरत नहीं है, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। हेंस वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन
मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। समझ गए यहाँ तक? चलो अब और आगे बढ़ाते हैं थ्योरी को। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, क्योंकि डी ब्रोगली में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ही अगर मोशन में आ जाए तो काम बनेगा। तो चलो इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं, ठीक है। तो माना कि एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देने पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ही ऐसा यूनिट है ना, ऊर्जा देने पर लेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हमें किसी इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, वो भी कौन सा? मैक्सिमम वाला, ठीक है। कब? जब आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी, एक आगे लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ऊर्जा दीजिएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है, यानी ½ mv²। मैक्सिमम लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है लिखने में बार बार। अब छोड़ दो, मैक्सिमम समझ लेना कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो ½ mv² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये भी तो हो सकता है mv² इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं, मैंने क्या लिया कि फॉर्मूला आपका जनरेट हो चुका है, जो आना था वो। अभी हम थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देते हैं तो वो मूव करने लगेगा, क्योंकि अगर आप उसको एनर्जी दोगे तो इधर उधर भागेगा। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया, गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी आया किसके कारण? ऊर्जा के कारण, क्योंकि जो आप बाहर से ऊर्जा दे रहे हो वही गतिज ऊर्जा में चल जा रहा है, तो दोनों ऊर्जा बराबर। तो इतना लिखे और हम mv² का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, और हम कर सकते हैं एक और काम, थोड़ा सा छोड़ देते हैं यहीं पे। अब इलेक्ट्रॉन का संवेग, अगर इलेक्ट्रॉन गति में आया है तो द्रव्यमान तो उसका कुछ ना कुछ है ही, और वेग अगर गति में आ गया, नहीं उसके पास वेग वेलोसिटी आ गया, तो संवेग होगा ही द्रव्यमान गुने वेग। तो इलेक्ट्रॉन का संवेग यानी मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, P इक्वल टू mv होता है। एक थोड़ा सा गलती कर दी है, यहाँ E लगा देते हैं m के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं तो m से हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ भी अब लगा देते हैं E, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हम अगर इसको दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो p² इक्वल टू mv का स्क्वायर, यानी p² इक्वल टू कितना हो जाएगा? me² इंटू v² हो जाएगा। अभी और आगे करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे थ्योरी को देखते हैं। यहाँ तक तो मैंने वैल्यू निकाल लिया है, p² इक्वल टू, एक बार और यहाँ लिख लेते हैं, आप एक ही बार लिखना, ठीक है ना, हम 2 बार लिखते हैं यहाँ समझाने के लिए। me² v², यहाँ me² का वैल्यू हम लोग लाए थे, और यहाँ है me² v², तो हम p² इक्वल टू क्या कर सकते हैं? me इंटू me v²। me² को 2 भाग में तोड़ दिए, इसको हम कुछ मान लेते हैं, इक्वेशन a b c d कुछ लिख देते हैं, ठीक है। और p² इक्वल टू me को me ही छोड़ दिए, और me v² को हम लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ से? तो फ्रॉम ए से आप लिख सकते हो, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो p² बराबर, इसको अरेंज अगर कर दिया जाए तो 2me, उसके बाद e भी, याद रखना e वाला e बेस में है, और ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, छोटा e बड़ा भी, ठीक है। तो p बराबर कितना हो जाएगा? √2 me इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बीच में डॉट डॉट देते चल जाना। अच्छा,
समझ गए यहाँ तक? यानी कुल मिला के इसका थोड़ा अभी काम है, इसको अलग लिख लेते हैं। अच्छा, लेमडा बराबर h बाई एम भी लिखें या लेमडा बराबर h बाई पी लिखें, क्या फ़र्क पड़ता है? p को ही ना आप एम भी लिखे थे, समझ गए? इसका काम आएगा, इसलिए हम साइड में भी लिख दिए इसको। देखिए, यानी ये हमने इतना क्यों किया एग्जाम्पल में? आपने जब ये फॉर्मूला फाइंड किया था इससे पहले, तो आपको बताया गया कि लेमडा जो है वो p पे डिपेंड कर रहा है, यानी वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, संवेग यानी मोमेंटम पर निर्भर करता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डी ब्रोगली तरंग का बात हो रहा है, डी ब्रोगली वेव्स, और डी ब्रोगली वेव्स यानी मैटर वेव्स जो भी था, उसमें आपने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन अगर गति में आ जाए तो वहाँ पे उस वेव का नाम आता है, ऐसे नहीं, ठीक है? तो हमने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देके पहले गति करवाया, समझ रहे हो बात? अभी तक मैंने सिर्फ एक लेमडा का वैल्यू निकाला था, हमने डी ब्रोगली वेव्स का वैल्यू नहीं निकाला, या मैटर वेव्स का वैल्यू, हमने उसके वेवलेंथ का वैल्यू, उसके तरंगदैर्घ्य का वैल्यू नहीं निकाले, हमने सिर्फ लेमडा का वैल्यू निकाला। कोई भी आपके कण के लिए हमने एक लेमडा का वैल्यू निकाला, लेकिन मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स में एक्चुअल में आपको क्या पता करना था कि इलेक्ट्रॉन पहले गति में आए तब डी ब्रोगली का नाम आएगा। तो मैंने एनर्जी देके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देके मैंने उसको गति में करवा दिया, और गति करवाने के बाद मैंने कुछ ऐसा फाइंड किया और फिर उस इलेक्ट्रॉन का संवेग निकाले। संवेग निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर लेमडा बराबर h बाई एम भी होता है या लेमडा बराबर h बाई पी होता है, तो ये हर एक चीज के लिए, किसी भी पार्टिकल्स के लिए लेमडा बराबर h बाई पी, तो ये जो p है यानी एक संवेग है, तो मुझे संवेग का वैल्यू चाहिए, और वो भी किसका संवेग का? इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के संवेग इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे डी ब्रोगली का नाम लाना है, मैटर वेव्स का नाम लाना है, मैटर वेव्स के वेवलेंथ का, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का ही नाम आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का जब नाम आया तो इलेक्ट्रॉन का मुझे मोमेंटम चाहिए होता है लेमडा के लिए, लेमडा निकालने के लिए, तो मैंने इलेक्ट्रॉन का संवेग यानी मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकाला, और इस तरह से मैंने यहाँ पे मोमेंटम का फाइनली रिजल्ट निकाला √2 me इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो, 2 बार 3 बार देखिए, आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है? और इसी कारण इसको शायद हम लोग इक्वेशन 3 माने थे, फ्रॉम 3 से, यही था कुछ, देख लेना, इक्वेशन 3 ही था शायद, ये वाले को, लेमडा इक्वल टू h बाई पी, यानी फ्रॉम 3 से। तो लेमडा बराबर h बाई पी था, तो लेमडा बराबर h बाई पी का वैल्यू √2 me इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, और ये आपका फाइनल रिजल्ट आया, ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का डी ब्रोगली तरंग का तरंगदैर्घ्य, यानी निकला वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव्स या वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स का वैल्यू। हालांकि इसको भी हम और एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें आपको जो भी चीज दिखाई दे रहा है ना, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। देख लो, h वैल्यू फिक्स है, 2 तो 2 ही रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू फिक्स है, E मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फिक्स है, एक भी का वैल्यू पता नहीं है, तो वो तो पता कर लेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं, अब इसको हटा ले जल्दी से हम लोग। चलिए, अब देखिए, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये तो आपका फॉर्मूला निकल गया, वेयर यानी जहां, ठीक है, जहां h प्लांक कांस्टेंट है 6.6262 10⁻⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू था, ठीक है? जूल, J बड़ा होगा और S छोटा, ठीक है? Me क्या है? 2 तो फिक्स है, Me क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻31 kg, याद रखना, ठीक है? इलेक्ट्रॉन E है, E बराबर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम, ऐसा 1.602 होता है, जिसको 1.6 से शॉर्ट में लिखते हैं। और भी नहीं पता मुझे, वोल्ट, भी से वोल्ट ना, तो कितना वोल्ट आई डोंट नो, 1000 वोल्ट से भी दे सकते हैं, 2000 वोल्ट भी दे सकते हैं, 500 वोल्ट भी दे सकते हैं, 100 भी, 5000, 10000, 20000, जितना वोल्ट दो, लाखों वोल्ट दे सकते हैं, ठीक है? तो इसके अनुसार लेमडा बराबर h का वैल्यू 6.6262 × 10⁻34 √2 इंटू, ठीक है? Me का वैल्यू 9.11 × 10⁻31, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19, और एक भी बच गया, बड़ा भी,
ठीक है, इस सब को जब सॉल्व करोगे ना, सॉल्व हम करेंगे नहीं, आप समझ लेना कि ये सॉल्व होगा, क्योंकि अब इसका कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। अब इस सबको मल्टीप्लाई करो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, फिर डिवाइड करो, बहुत एक लंबा प्रोसीजर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट का मुझे एक सिर्फ वैल्यू ही चाहिए। तो 1.227 ये सब रूट इस भी को रूट भी को छोड़ के इस सब को सॉल्व करने के बाद 1.227 अपॉन रूट भी, क्योंकि रूट भी तो बच ही जाएगा, नैनोमीटर। हालांकि जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आंसर मीटर में आएगा, क्योंकि ये सब एसआई सिस्टम में है, जूल सेकेंड केजी कूलम। उस मीटर को फिर नैनोमीटर में बदल दिया जाता है। आपको पता है 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। तो नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए इतना से गुना कर दो 10 के पावर -9 से, और मीटर को नैनोमीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -9 से डिवाइड कर दो। तो ये जो तुम सॉल्व करोगे, अगर मर्जी है तो सॉल्व करो, इस सबको कैलकुलेटर बेस पे अगर सॉल्व करोगे, मोबाइल सबके पास है, सॉल्व करने के बाद कोई रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट मीटर में आएगा, उसको तुम 10 के पावर -9 से डिवाइड कर देना, तो फाइनल जो है वो ये आपका रिजल्ट आएगा। रूट भी 1.227 अपॉन रूट भी नैनोमीटर, कहीं कहीं 8 भी लिखा होता है, 1.228, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे हमेशा, यह समीकरण क्या था, डी ब्रोगली तरंग, या उसको क्या बोले थे, द्रव्य तरंग के तरंगदैर्ध्य को निर्देशित करता है, यानी दिस इक्वेशन प्रोड्यूसेज वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, या डी ब्रोगली वेव्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और लेम्डा का जो वैल्यू है फाइनली डी ब्रोगली वेव्स के अकॉर्डिंग, अगर हम ये फॉर्मूला पे चलें तो किसी भी चीज के जहां पे अगर वेव का बात आ रहा है तो उस वेव का जो वेवलेंथ होता है, यानी तरंगदैर्ध्य, वो मोमेंटम पे डिपेंड करता है। और जब इस चीज को आगे एक्सप्लेन किया गया तो फाइनली यहाँ पे डी ब्रोगली के अनुसार, जो डी ब्रोगली वेव्स हैं या मैटर वेव्स हैं, उनका कहना यह है कि जो वेवलेंथ होता है, जो मैटर से वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, सॉरी तरंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका जो वेवलेंथ होता है, ध्यान से, मैटर्स यानी पदार्थ को अगर वेव नेचर के रूप में मान रहे हैं, तो उस वेव नेचर में जो वेव हैं यानी तरंग हैं, जिसको डी ब्रोगली तरंग या मैटर वेव्स यानी द्रव्य तरंग बोला गया, ठीक है, वो उनका जो तरंगदैर्ध्य है यानी जो वेवलेंथ है, वो डिपेंड करता है विभवांतर पे। भी यानी विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, भी यानी विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस भी पे डिपेंड करता है। और इसका वैल्यू आप जितना कम रखोगे वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप 10, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अगर आप किसी, मान के चलो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है या पार्टिकल से, उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम, ये इलेक्ट्रॉन का ही वेवलेंथ निकला है ना, तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है, उसको हम 10,000 वोल्ट से त्वरित करवा दिया, एक्सेलरेट करवा दिया, ठीक है, और एक को 20,000 वोल्ट से एक्सेलरेट करवा दिए, तो वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा? तो 10,000 वाले का, है ना, क्योंकि अगर वेवलेंथ, अगर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, 10,000 से 20,000 वोल्ट हो जाएगा, तो लेम्डा का वैल्यू घट जाएगा। तो जिसको कम आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, उसका वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि मैटर वेव्स का जो वैल्यू होता है, मैटर वेव्स का जो वेवलेंथ का वैल्यू होता है वो कितना होता है, ऑप्शन दे देगा इस टाइप का 3-4 गो, तो आप समझ लेना 1.227 अपॉन रूट भी, ये भी याद रखना नैनोमीटर में, मीटर में कुछ और वैल्यू आएगा, और यहाँ 7 की जगह 8 भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए आज, अब हम लोग आज के लिए लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और टॉपिक का नाम है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक्चुअल में ये क्या है, अब इसको बड़ा आराम से और बड़ा मज़ेदार चीज़ ध्यान से समझते हैं। मैटर वेव्स आपने पढ़ लिया कि अगर हम पार्टिकल्स को, जैसे इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंसीडर कर ले कि ये गति में है, मोशन में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो आपका है वो मोशन में है यानी गति में है, ठीक है, ध्यान से समझना।
तो यहाँ पे अगर गति में है तो इसको हम एक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन को हम एक मानते हैं कि ये वेव नेचर के फॉर्म में बिहेव कर रहा है, तरंग के प्रकृति के रूप में ये आपके साथ व्यवहार कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात। और इसी कंडीशंस पे, ये तो आपने पढ़ लिया कि ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन जब मोशन में है, यानी जो पार्टिकल्स हैं मोशन में है, अगर हम इस बात पे विचार कर रहे हैं कि पार्टिकल्स जो है वो मोशन में है, तो उस कंडीशन में अगर हम किसी दो फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि, आप 11th क्लास में पढ़े थे, भौतिक राशि वो होता है या फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके थ्रू हम फिजिक्स के लॉ को स्टडी कर सकें, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, है ना, फोर्स, वर्क, एनर्जी, मोमेंटम, जो भी आपने पढ़ा, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी चीज़ है, ये फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स का नाम आता है ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है, जो दो टाइप्स का होता है, फंडामेंटल एंड डेराइव। फंडामेंटल जो होते हैं वो 7 होते हैं, जिसमें हम आपको रूल्स भी बताए थे। 7 याद करने का जो फंडामेंटल है वो mL/t² लिए, mL/t², ये सब 11th में था। यानी मास, लेंथ, 2 टी है, यानी टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, mL/t² लिए। ये जो बच्चा 11th पढ़ा था उसमें हम आपको बताए थे, तो वो आप तो पढ़े ही थे, अगर नहीं पढ़े हो तो फिर आपकी गलती है। तो वो हम पूरा पीछे डिटेलिंग नहीं ले जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट समझो कि फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि होता है, जैसे हम फिजिक्स के लॉ को स्टडी करें। जैसे अगर फोर्स का नाम आ रहा है तो हम फोर्स के पीछे भागेंगे, उसके चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज, उसके लॉ, उसके डिफिनीशन, सारे चीज़ को, फॉर्मूला वगैरह को पढ़ेंगे, तो उसके जरिए हम लोग फिजिक्स को स्टडी कर पाएंगे। वर्क के बारे में पढ़े, फिर एनर्जी के, सबके बारे में अगर हमने पढ़ लिया तो फिजिक्स का मतलब हम लोग को समझ में आएगा। तो अब इसीलिए कहते हैं कि हम इसके जरिए फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, फिजिक्स के लॉ को स्टडी कर सकते हैं, जितने भी लॉ बने हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। हमने यहाँ पे क्या बताया कि अगर कोई पार्टिकल्स मोशन के फॉर्म में है, हम वो मोशन के रूप में है, वेव नेचर, अगर मोशन के रूप में है तो ऑलरेडी वेव नेचर के रूप में है, तो उस कंडीशंस पे किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को, 2 फिजिकल क्वांटिटी यानी 2 भौतिक राशि को उसी एक ही समय में हम मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट यानी मापते हैं, समझ लो, मेजर करना, माप लेना, ठीक है। यानी कि जिस समय हम इसको, इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो एक ही टाइम पर 2 फिजिकल क्वांटिटी को माप रहे हैं, अलग अलग नहीं, बस दोनों को एक साथ मापने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे माप लेते हैं, क्या क्या माप लेते हैं, मोमेंटम माप लेते हैं, यानी मोमेंटम यानी संवेग, जिसको p से सूचित करते हैं, या और एक और चीज माप लेते हैं, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, x मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को छोटा डिस्प्लेस, एवरेज टाइप का डेल्टा x मान लेते हैं, x ही मान लो, ठीक है। वापस फिर से यहाँ तक आप समझे, इलेक्ट्रॉन को मोशन के रूप में कंसीडर करके हम एक ही टाइम पर 2 फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लो ये 2 फिजिकल क्वांटिटी है, और मेजरमेंट करने के बाद दोनों फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, यानी p इंटू डेल्टा एक्स, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका वैल्यू कभी भी h/2π से कम नहीं हो सकता है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो h/2π से कम नहीं आएगा, या तो h/2π के बराबर आ जाए इसका रिजल्ट मल्टीप्लाई करने के बाद, या उससे ज़्यादा आ जाए, कम नहीं आ सकता है। ये हमने नहीं बताया, ये 1927 में वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने बताया, हाइजेनबर्ग, और इसी सिद्धांत का नाम रखा गया हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, समझ गए। वापस फिर से, अगर पार्टिकल को आप मोशन के रूप में कंसीडर किया, मान ले कि वो मोशन में है, तो उस कंडीशंस में अगर हम किसी 2 फिजिकल क्वांटिटी को एट अ टाइम एक ही समय में माप लेते हैं, कोई भी 2 फिजिकल, कोई जरूरी कि मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट, कोई और भी 2 फिजिकल क्वांटिटी को, इससे रिलेटेड जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है, आप उसको एक ही टाइम पे मापो, मापने के बाद मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कभी भी h/2π से कम नहीं होगा, या तो उसके बराबर आ जाए या उससे ज़्यादा रहे, इससे कम नहीं हो सकता। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है, किसका, तो हाइजेनबर्ग का, जो 1927 ईस्वी में दिया गया।
ठीक है। अच्छा, अब h/2 क्या है, तो h तो प्लांक कांस्टेंट पता है 6.6262 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। 2 तो एक संख्या और पाई का वैल्यू 3.14। ये सब को जब सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट से हमेशा दो फिजिकल क्वांटिटी जो आप माप के निकाले उसका प्रोडक्ट यानी गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा बड़ा हो जाएगा या बराबर रहेगा, छोटा कभी नहीं हो सकता। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है, हाइजेनबर्ग का, जो इस समय खोजा गया। इसको कैसे लिखना है, डिस्प्ले पे शो कर रहा है, आप यहां से इसको उतार सकते हो, ठीक है। तो आपने लिख लिया। कुल मिला के आपको ये भी समझ में आ गया कि आज का जो मैटर वेव्स है कि अगर लाइट के पास डुअल नेचर होते हैं तो मैटर्स के पास भी किस तरह से डुअल नेचर होते हैं, ये आपने सारा पढ़ लिया। इसके बाद अब जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो अगले वीडियो में आएगा, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल यानी प्रकाश विद्युत सेल के बारे में। एक बैटरी छोटा सा सेल के बारे में पढ़ेंगे जिसका 3 भाग आएगा और तीनों भाग के बारे में हम लोग डिटेलिंग एक्सप्लेन करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे कैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल काम करता है। काफ़ी मज़ेदार चीज़ होगा, वो आपका लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर के बाद, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे न्यूमेरिकल्स में, फिर आपका ऑब्जेक्टिव जो भी है वो चला जाएगा। यानी फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म ही होने वाला है, फिर हम लोग सेकेंड चैप्टर में इंटर करेंगे। सेकेंड चैप्टर इससे थोड़ा छोटा ही है, फिर बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ तक के टॉपिक्स को जल्दी से आप पूरा नोट्स बनाएं, कंप्लीट करें, पढ़े एक बार और उसको आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें कि हाँ अब हमने नोट्स बना लिया, तो उसका आप फोटो क्लिक करके जरूर भेजें। और इसी तरह से पढ़ते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, ठीक है। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि अगर आप बेल आइकन क्लिक करके रखते हैं, जैसे ही हमने वीडियो अपलोड किया आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ इस चैनल से ये वीडियो अपलोड हुआ है, आप उसको देख सकते हो ईजी वे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो, नहीं आता है तो अलग बात है, फिर आप कहीं और भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।